नमस्कार, मैं हूं वर्तिका। एशियाविल हिंदी के साथ हैं आप और हमारे साथ हैं भारतीय मजदूर संघ के महासचिव ब्रजेश उपाध्याय। सर, स्वागत है आपका कार्यक्रम। नमस्कार, धन्यवाद। सर, यहाँ पे आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से फिलहाल कई राज्य सरकारों ने मजदूर श्रम कानूनों को बदला है, कई श्रम कानूनों को बदला है और केंद्र सरकार की तरफ से भी कानून बदलने की बात हो रही है, श्रम कानूनों को बदलने की बात हो रही है। ऐसे में जब कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बाद मजदूर पहले से ही हलकान दिखते हैं। जी, ऐसे में जब कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बाद मजदूर पहले से ही हलकान दिखते हैं, ऐसे समय में मजदूरों को एक तरीके से पूरे कानूनों के सेफगार्ड्स के रहते भी जब फैक्ट्री मालिक हम देखते हैं कितने उनके ऊपर उनके हक को मारने की कोशिशें होती हैं। लॉकडाउन के दौरान कई फैक्ट्री मालिकों ने तनख्वाहें नहीं दी मजदूरों की, यहाँ तक कि जब उनके पास में भूखों मरने की नौबत आ गई, तब भी फैक्ट्री मालिकों की तरफ से उनकी कोई मदद नहीं की गई। ऐसे फैक्ट्री मालिकों के हाथ में जब बिना किसी कानूनी सेफगार्ड के मजदूरों का भविष्य छोड़ दिया जाएगा, तब किस तरीके की स्थिति बनेगी, आप क्या कहते हैं? ये जो श्रम कानूनों में बदल या इसका सस्पेंशन, ये जो कुछ लगभग अभी 8 राज्यों में इस प्रकार की कुछ पहल हुई है, तो मैं इसको बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। और इसके लिए जो प्रस्तावना में सरकारों ने कहा है, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकार ने कहा कि कोविड-19 के कारण जो समस्या पैदा हुई है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम फिर से प्रारंभ करना चाहते हैं, इसलिए अगले 3 साल 1000 दिन के लिए हम कानूनों को सस्पेंड करते हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, इसका कोई औचित्य नहीं है। हमने हमारे सभी राज्यों के महामंत्रियों को कहा है कि इन प्रदेशों को पूछिए, चीफ मिनिस्टर्स को, कि भाई ऐसे कौन कौन से श्रम कानून हैं जो आपको औद्योगिक इकाई प्रारंभ करने में या नई इकाई लगाने में या इन्वेस्टमेंट लाने में रुकावट बनते हो, जरा देश के सामने, हमारे सामने तो लाइए। हम देश के विकास में बाधक नहीं है, लेकिन ये जो तर्क कुछ लोग दे रहे हैं पिछले काफी समय से कि भारत में श्रम कानून रोड ब्लॉकर है, ये तथ्य जिनका भी है, ये तर्क जिनका भी है, गलत है। वो कैपिटलिस्टों के इशारे पर कुछ सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल ने बनाया हुआ एक फ्रेम है। वास्तविकता से इसका कोई मतलब नहीं है। एक भी श्रम कानून ऐसा नहीं है जो देश में इन्वेस्टमेंट या उत्पादन या किसी नई औद्योगिक इकाई को लगाने में रुकावट बनता हो। इसलिए मैंने कहा यह दुर्भाग्यपूर्ण कदम है। इन्फोर्समेंट हमारे यहाँ एक बड़ी समस्या है। तो जिस देश में इन्फोर्समेंट कमजोर हो, जिस देश में इन्फोर्समेंट मीन्स सरकारें दावा करती हैं कि वो गवर्नेंस के लिए, लेकिन पिछले 75 सालों का अनुभव ऐसा है कि मजदूर कानूनों का गवर्नेंस उद्योगपतियों के हाथ में है। सरकारों ने गवर्नेंस प्राइवेटाइज कर दिया है, स्पेशली जो लेबर लॉज का गवर्नेंस है। इसलिए श्रम कानूनों का सस्पेंशन, बदला जाना दुर्भाग्यपूर्ण है, कोई औचित्य नहीं। जी, यहाँ पर अगर बात की जाए तो अगर उत्तर प्रदेश ने ज़्यादातर कानूनों में बदलाव किया है, मध्य प्रदेश ने ज़्यादातर कानूनों में बदलाव किया है, गुजरात ने ज़्यादातर कानूनों में बदलाव किया है, साथ ही राजस्थान और पंजाब जैसे राज्य भी हैं, और आपने कहा कि उड़ीसा, असम और तमिलनाडु में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। अगर यहाँ पे बात की जाए राज्यवार तरीके से, तो उसमें से सबसे अगर पहला या फिर एक बड़ा श्रम कानूनों में बदलाव का जो लीडर राज्य दिखता है वो है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी हैं, भाजपा से हैं, और अभी तक जितना भी लॉकडाउन और कोरोना वायरस को लेके राज्य में जितना काम रहा है, वो ऐसा लगता है कि योगी ब्रांड स्थापित करने की एक कोशिशें की जा रही थी, और लगता था कि काफ़ी प्रोएक्टिवली गवर्नमेंट काम कर रही है कोरोना वायरस और लॉकडाउन को लेकर। जब मजदूरों की वापसी हुई दिल्ली या और राज्यों से यूपी में, तब ये भी कहा गया कि
मजदूरों को वापस जाने की जरूरत नहीं होगी, राज्य सरकार मजदूरों को काम देगी, एडवांस में पैसे दिए जाएंगे, बहुत सी बातें हुई, मनरेगा की मजदूरी बढ़ा दी जाएगी, बहुत सी बातें हुई, बहुत सी घोषणाएं हुई, और उसके बाद अचानक इस तरीके से श्रम कानूनों में इतने बड़े बदलाव। क्या कहना है इस पर आपका? वास्तव में ये बात सच है। मैं दिल खोल करके योगी जी की प्रशंसा करता हूँ। कोरोना के कारण जो परिस्थिति पैदा हुई, जिसका सबसे बड़ा विक्टिम मजदूर बना, और देश के सभी मुख्यमंत्रियों की तुलना में आदित्यनाथ योगी जी ने बहुत बड़ा काम किया, प्रशंसनीय काम किया। और मैं समझता हूं कि सचमुच एक लीडिंग चीफ मिनिस्टर के नाते कोरोना की प्रॉब्लम को टैकल करने में आ गया है। मैं दिल खोल के उनकी प्रशंसा करता हूं। लेकिन लेकिन श्रम मुझे कानूनों लगता को है बदलने में भी लीडर बन लेकिन गए। मुझे लगता है कि उनका ये जो लीडिंग रोल था, एकदम नीचे तक गए। वो पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने उनके यहाँ वापस लौट करके आए ऐसे 15 लाख मजदूरों के लिए वो कह रहे हैं कि हमने उनके लिए रोजगार की भी व्यवस्था कर ली है। तो उनके इस आगे बढ़ रहे काम को देख करके, उनके इस लीडिंग रोल को देख करके, उनकी इस लोकप्रियता को देख करके कुछ हो सकता है उनकी इस लोकप्रियता से परेशान हो तो ऐसे कुछ गलत लोग गलत सलाह, गलत सुझाव उनके सामने लेकर के आए, जिसके कारण ये मजदूर कानूनों का सस्पेंशन और उनको संशोधन, इस सारे विषय को लेकर के आए। तो मुझे लगता है कि योगी जी को मिसलीड किया गया। योगी जी के जो इमीडिएट एडवाइजर्स लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी का इसमें बड़ा रोल है। क्योंकि इससे पहले के जब जब भी डिसास्टर मैनेजमेंट के समय काम हुए हैं, तो डिसास्टर मैनेजमेंट की बहुत बड़ी रकम सिस्टम खा जाता था। योगी जी का, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने स्वीकार किया कि 1 रुपए का 85 पैसा सिस्टम कंज्यूम करता है। मैं प्रशंसा करता हूं, योगी जी ने सिस्टम ये सब कंज्यूम ना कर सके इसके लिए भी बड़े पुख्ता प्रबंध किए। तो सिस्टम में बहुत सारे लोग इस बात से भी दुखी होंगे, और योगी जी की ये जो छवि, ये जो स्थान उनका जो सारा बन रहा था, तो उनको गुमराह करने के एक प्रयास किया है। मुझे लगता है योगी जी समझेंगे, हमने भी उनको समझाने का प्रयास किया है, और वो इसको पुनर्विचार करके इसको वापस लेंगे। ये जो मिसलीड कर रहे ब्यूरोक्रेसी और सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल एडवाइजर हैं, जो कभी भी ठीक एडवाइज नहीं कर पाए, बेस्टेड इंटरेस्ट है, वो योगी जी इसको जल्दी समझ पाएंगे। वो बहुत समझदार और जमीन से जुड़े हुए नेता है, मास लीडर है। जी, आप एक बात बताइए कि खैर बहुत से हमारे पास स्टोरीज इस तरीके से आई थी, क्वारंटीन सेंटर्स में बदइंतजामी की और बहुत तरीके की, लेकिन खैर वो कभी बाद का मामला रह जाएगा। अभी फिलहाल अगर यहाँ पे बात की जाए कि जब हमारी पहले बात हो रही थी, आपने कहा था कि जो अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग राज्यों में जो आपके प्रतिनिधि हैं, उनसे आपने कहा है कि आप अपने मुख्यमंत्रियों से बात कीजिए, आप वहां पे विरोध प्रदर्शन कीजिए। तो क्या क्या आपकी तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं, अभी क्या आपका एक्शन प्लान है आगे? विरोध प्रदर्शन नहीं, हमने अपने सभी राज्यों के जो हमारे जनरल सेक्रेटरी उनको 2 बातें कही है। एक तो हमने कहा है कि ये जो माइग्रेंट वर्कर आ रहे हैं, तो इनके समस्याओं को टैकल करने के लिए सभी राज्यों में हेल्प डेस्क खोलें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उस पर काम चल रहा है। दूसरा हमने कहा है कि जो राज्य की सरकारें कानूनों का सस्पेंशन या कुछ चेंजेस ला रही हैं, उसको भी एड्रेस करिए। ये गलत है, ये उचित नहीं। इसका मैंने आपको अभी जैसे कहा कि एक भी कानून आज की परिस्थिति में कुछ बेहतर करना चाहे कोई सरकार, तो उसमें रुकावट नहीं है। और जी इसलिए हमने कहा कि आप उस संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री को कहिए कि ये गलत बात कर रहे हैं, इसको मत करिए, इसको रोकिए। जी और हम दूसरी बात कि जो माइग्रेंट वर्कर पहुंच रहे हैं, इनके लिए हेल्प डेस्क खोल रहे हैं, इनकी मदद की जाए, इनकी काउंसलिंग की जाए, इनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाया जाए। ऐसे सभी प्रकार के कामों के लिए हमारे राज्यों के जो महामंत्री हैं काम कर रहे हैं। जी, तो आप लोग क्या मुख्यमंत्रियों के साथ केवल बातचीत, क्योंकि अभी फिलहाल जो कानून बदले गए हैं, जो बड़े बदलाव हुए हैं, उसमें एक तरीके से कहा जाए कि जो ट्रेड यूनियंस को मान्यता देने वाला कानून था, वो भी खत्म कर दिया गया है। ऐसे में भारतीय मजदूर संघ कैसे आप अपना एक्शन प्लान आगे ले जा पाएगी, या फिर क्या जो मजदूरों के हक को लेके जो आपके प्लानिंग्स हैं या फिर जो मांगे हैं, जब आप लोगों की मान्यता को ही जब आप लोगों को मान्यता देने वाला कानून ही खत्म कर दिया गया है, तो किस तरीके से आप लोग
अब अपनी बात को सरकार के सामने मजबूती से रख सकते हैं? ऐसा है, मैंने जैसे कहा ना कि सरकार ने मिसलीड किया गया उसको, जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो भी एडवाइजरी काउंसिल में लोग हैं, उनके मिसलीडिंग या जो मिस एडवाइजेस के कारण ये परिस्थिति पैदा हुई है। कानूनों में जो बदल की जा रही है वो किसी भी हालत में हमको शोभीकार नहीं है। जहां तक आपने मान्यता का प्रश्न उठाया है, ये सरकारें यूनियन नहीं चलाती, ये मजदूर चलाते हैं। हम उनकी किसी की मान्यता के मोहताज नहीं है। ये जो आज श्रम कानून उपलब्ध है, ये सरकारों की कृपा से नहीं प्राप्त हुए हमको। मजदूरों का वर्षों का संघर्ष है, सेक्रीफाइसेज है, तो बलिदान और संघर्ष के आधार पर हासिल हुए ये अधिकार हक हैं हमको। सरकारों की कृपा के कारण मजदूर संगठन काम नहीं करते, इसलिए हमें उसकी परवाह नहीं है कि वो मान्यता रखेंगे कि नहीं। उनकी मान्यता के कारण हम नहीं पैदा हुए, हमारी मान्यता के कारण उनको काम करना है। और इसलिए हम जो भी डेमोक्रेटिक मीन्स अवेलेबल हैं उन सब का अख्तियार करेंगे, जुडिशरी से लेकर सड़क के संघर्ष तक। और सरकार को, किसी भी सरकार को गलत काम करने से, मजदूरों के विरोध में कोई नीति बनाने से रोकेंगे। जी बिल्कुल। यहाँ पे बिल्कुल आपने कहा कि जो मजदूर होते हैं खास करके, वो उन्हें राष्ट्र निर्माता कहा जाता है और किसी भी देश के निर्माण के लिए मजदूरों का एक बड़ा हाथ होता है। लेकिन यहाँ पे जो स्थितियां पैदा की जा रही हैं, ऐसा माहौल लगता है कि मजदूरों का अपना कोई से ही नहीं है, उनकी अपनी कोई इच्छाएं ही नहीं है। उनका कभी कर्नाटक में रेल रुकवाकर उनको रोक लिया जाता है, कभी नीतीश जी बिहार से भेज देते हैं तेलंगाना में मजदूरों को, ये कहकर कि ये उनकी इच्छा थी। कभी राज्य सरकारें मजदूर अपील करते रहते हैं, उनको वापस नहीं बुलाती हैं। कभी बिना उनसे बात किए, बिना कोई कन्वर्सेशन के चुपचाप श्रम कानूनों में बड़े बदलाव कर दिए जाते हैं। तो एक ऐसा लगता है कि भेड़ बकरियों की तरह उनको हाँकने की कोशिश हो रही है, और वो भी ऐसे समय में, लॉकडाउन के समय में, जब मजदूर अपनी विरोध प्रदर्शन जो लॉकडाउन की स्थिति में अगर बाहर आएंगे तो उनके संक्रमित होने का खतरा है। और जब अभी जब आपने कहा कि अगर बातचीत के रास्ते से सरकार नहीं सुनेगी तो संघर्ष का रास्ता भी खुला है, लेकिन ऐसे समय में जब बीमारी का भी खतरा है और सरकार इतनी बड़ी इतना बड़ा खतरा क्यों मोल ले रही है, और खास करके जो भाजपा सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, वो उन्होंने सबसे बड़े बड़े बदलाव किए हैं श्रम कानूनों में, ये आपको किस मानसिकता की तरफ इशारा करता है? या फिर इसके देश के भविष्य पर, देश की शांति और स्थिरता के भविष्य पर, या फिर इकोनॉमिक प्रगति के भविष्य पर आपको इसके क्या दूरगामी प्रभाव दिखते हैं? देखिए, वास्तव में हमने जैसे कहा कि हमारी जो दो सेटअप है गवर्नमेंट का, जो दो लेयर होता है। एक जो पॉलिटिकल सेटअप ऑफ गवर्नमेंट है, ये पिछले 70-75 सालों में बहुत बार बदला। डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी के पॉलिटिकल सेटअप आते रहते हैं, लेकिन ये जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, जो परमानेंट गवर्नमेंट है, ये वास्तव में वेस्टर्न मॉडल है। और जो ब्रिटिशर्स पीरियड में बना हुआ जो ढांचा था, तो जो गुलामों को डील करने का जो एक सिस्टम बनता है, वो सिस्टम ये काम कर रहा है। इसीलिए जो परमानेंट गवर्नमेंट है इस कंट्री की, जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, इनको जो सामान्य जन की पीड़ा है वो महसूस नहीं होती, क्योंकि एक डिफरेंट मॉडल में इनकी पढ़ाई लिखाई, इनकी परवरिश, इनका ताना बाना, करिकुलम, जो पैटर्न ऑफ गवर्नेंस है, जो ड्यूटीज इनको असाइन है, एक भी ऐसी नहीं है जो भारत के समाज के साथ फ्रेंडली हो। इसलिए पॉलिटिकल सेटअप वाले जो गवर्नमेंट में जो लोग आते हैं, क्योंकि जनता के बीच से चुन के आते हैं, उनका थॉट प्रोसेस अलग रहता है। लेकिन ये जो परमानेंट बैठे लोग हैं, कोई भी आए, देखिए कितनी आइडियोलॉजी की गवर्नमेंटें चली गई, लेकिन गवर्नमेंटों में जो एडवाइजर है वो परमानेंट है, वही एडवाइजर के नाते बने रहते हैं। पिछले 70-75 सालों में इन लोगों ने देश को विकास का कैसा मॉडल दिया, हम हैरान है देख करके। सरकार के साथ बदलते रहते हैं सर। मैं कहां बदल रहे हैं, आप बताइए ना, घूम करके ये सब यही है। आप ये जो बाजार है एडवाइजरों की, किसको अनुभव है 10 साल का, कहां से लाओगे आप?
वही है जो पिछले 10 साल से है। मोनोपोली हो गई है एडवाइजरों की, लेकिन मोनोपोली है एडवाइजरों की, ब्यूरोक्रेट्स की मोनोपोली है। आप क्या करेंगे इनका? जी, और इनको भारत दिखता ही नहीं। जी, आपसे आपसे हम ये यहाँ पे सवाल करना चाहेंगे कि देश में जब कुछ अच्छा होता है तो उसका सीधा सीधा श्रेय हमारे, आपने कहा 2 लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट की जो आपने बात की, एक राजनीतिक गवर्नमेंट और एक जो है ब्यूरोक्रेटिक लेयर ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे आप जब कुछ अच्छा होता है तो सीधे सीधे राजनीतिक जो लीडरशिप है वो उसका फायदा उठाती है और उसको उसकी प्रशंसा मिलती है। और तो क्यों नहीं हम, जब कुछ गलत होता है तो क्यों हम इतना डरते हैं राजनीतिक लीडरशिप पर सवाल उठाने पे, और जब कुछ गलत होता है तो उसका आरोप ब्यूरोक्रेट्स पर मढ़ने की कोशिश दिखती है। तो ये क्योंकि आखिरकार इंस्ट्रक्शंस तो जो लीडर बैठे हैं, जो चुन के गए हैं, आखिरी डिसीजन तो उन्हीं का ही है। लोग ये नहीं जानते कि कौन ब्यूरोक्रेट ये काम कर रहा है। लोग जानते हैं कि आज के समय पे नरेंद्र मोदी भारत के इतने बड़े नेता हैं कि अगर नरेंद्र मोदी एक बार कह देते हैं तो देश के कोने कोने तक जो है दिए घर में जल जाते हैं, थालियां बजती हैं, और वो दिखाता है कि कितना प्रभाव एक बड़ी बड़े तबके पर है नरेंद्र मोदी का। तो लोगों, आम जनता का ये मानना है कि देश में जो डिसीजन हो रहे हैं अच्छे बुरे वो सब नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। तो क्यों खाली जब अच्छे डिसीजंस होते हैं तो सीधे सीधे हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप को उसका श्रेय जाता है, और गलत होते ही उसको ब्यूरोक्रेसी या ब्यूरोक्रेटिक मॉडल्स और ब्यूरोक्रेट्स को आगे कर दिया जाता है। आपको नहीं लगता कि जो फाइनल, जब एक मजबूत डिसीजन लेने वाला नेता किसी देश में होता है तो वो ब्यूरोक्रेट्स के भरोसे नहीं बैठता है, उसका डिसीजन जो है आगे दिखता है कार्यप्रणाली में। और खास करके यहाँ पे जो मजदूर कानूनों को बदलने की बात जब हो रही थी, जो ईज ऑफ गवर्नेंस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो लंबे समय से बात हो रही थी, ये भाजपा का और हमारे प्रधानमंत्री का बहुत प्रिय प्लानिंग में से एक था। तो यहाँ पे ईज ऑफ गवर्नेंस के नाम पे श्रम कानून बदले जाएंगे, इसकी चर्चा बहुत दिनों से हो रही थी। लेकिन जो इस समय चुना गया है, खास करके लॉकडाउन का, ऐसे समय में जब मजदूर दोहरी मार झेल रहे हैं, एक तरफ उनके कंपनियां, उनके मालिक उनको तनख्वाह समय पे नहीं दे रहे हैं, पहले ही वो महीने 2 महीने से एक एक समय के खाने के लिए मोहताज हो गए हैं, और ऐसे समय में आप उनके सामने ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर दीजिए कि उनको अपने अगर उनके अधिकारों का हनन हो तो वो विरोध प्रदर्शन तक ना कर पाए, और उनके जो मजदूरों के अधिकार लंबे संघर्ष के बाद मजदूरों ने पाए थे वो तक ना हासिल कर पाए। तो यहाँ आपको कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार और पॉलिटिकल लेयर ऑफ गवर्नेंस को भी जिम्मेदार ठहराने की आवश्यकता महसूस होती है। आपसे अगला सवाल हम ये जानना चाहेंगे कि आपसे जब हमारी बात हुई थी कि जो खास करके वेतन को लेकर हमारे, क्योंकि एक अहम मुद्दा है कि बहुत से फैक्ट्री मालिकों ने वेतन नहीं दिया है, खास करके प्रवासी मजदूरों का, और ऐसे मजदूर जो कि दूर गांव से आए थे, मजदूरों का अप्रैल तक का वेतन नहीं दिया। अब क्या करेंगे वो श्रमिक जो जा नहीं सकते वापस बार बार मालिक के पास में, क्योंकि वो काफी हजारों किलोमीटर दूर आ गए हैं वेतन मांगने के लिए, लेकिन क्योंकि उनको वेतन नहीं मिला है तो वो खाली हाथ हैं, और घर में परिवार चलाने की भी जिम्मेदारी है। तो इसको लेकर आप बता रहे थे कि ये मुद्दा आप इस पर काम कर रहे हैं, इस पर किस तरीके की प्लानिंग है, और इसको लेकर क्या सरकार से आप लोगों की मांगे हैं, और सरकार को किस तरीके से फैक्ट्री मालिक और जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर है, उनकी जिम्मेदारी क्या कानूनी रूप से तय नहीं की जानी चाहिए, या फिर एक प्रॉपर एक एजेंसी नहीं बननी चाहिए जहां मजदूर जाकर अपनी शिकायत कर सकें ऐसे समय में जब मजदूरों को ज्यादा अधिकार दिए जाने की जरूरत थी, कि वो ज्यादा अधिकार दिए जाने की बातें भी हो रही थी पिछले कुछ सालों से, ऐसे समय में आप उनके अधिकतर अधिकार को खत्म कर दिए दे रहे हैं। तो यहाँ आप लोग अपने लेवल पे किस तरीके के प्रयास कर रहे हैं? देखिए, आपका ये प्रश्न मैं पिछले प्रश्न के साथ जोड़ के बताता हूँ। ऑर्डर है कि लॉकडाउन पीरियड का भी वेतन मिलेगा,
ये इन्फोर्स नहीं होता तो इसके लिए कोई पॉलिटिकल सेट ऑफ लीडरशिप जिम्मेदार नहीं है, पॉलिटिकल सेटअप गवर्नमेंट का जिम्मेदार नहीं है। जो कानून बनते हैं उसका अनुपालन कराना इस सिस्टम की जिम्मेदारी है। लेकिन कानून है, कानून कानून बने हैं, कानून उस कहाँ कानून बना है के सर, केवल अंतर्गत ऑर्डर आप दिया गया सुनिए, है। आप सुनिए, आर्डर, कानून और क्या होता है, कानून है। उस आर्डर को नहीं मानने वाले को जेल हो सकती है। अब नरेंद्र मोदी या पंजाब के मुख्यमंत्री या राजस्थान के मुख्यमंत्री या उत्तर प्रदेश, ये तो किसी को पकड़ने नहीं जाएंगे। फैक्ट्री में कोई फैक्ट्री का मालिक कानून का पालन नहीं करता, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? इट्स नॉट पॉलिटिकल सेट ऑफ लीडरशिप, इट्स अ सिस्टम, ब्यूरोक्रेट्स, दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल टू इन्फोर्स इट। बट क्यों नहीं करते वो? ब्यूरोक्रेट्स को भी तो, जो उनके ब्यूरोक्रेट्स को भी तो पॉलिटिकल लीडरशिप से ही मैं इशारा इसीलिए मिलता है ना बता कि मैं आपको इसीलिए अभी आपको सख्त होना मैं है, इसीलिए अभी आपको नरम बता रहा होना हूं, है। मैंने इसीलिए आपको बताना, ये नरम होना गर्म होना, मैं इसीलिए इसी सारी बात को बताया कि हम सिस्टम को अगर डिबेट करेंगे तो हम पिछले 42 साल से सिस्टम के साथ ही काम करते हैं। अभी जिस माइग्रेंट वर्कर का आप सवाल उठा रहे, 79 का कानून है, क्यों नहीं इन्फोर्स हुआ आज तक? कानून तो बन गया, पार्लियामेंट ने, पॉलिटिकल सेट ऑफ गवर्नमेंट ने कानून पास कर दिया, इन्फोर्स करने के लिए जिम्मेदार कौन लोग हैं? ये सर वही इन्फोर्स तो नहीं हुआ, दिक्कत, इसके सर लिए वही तो, पॉलिटिकल सेट बिल्कुल नहीं आप जिम्मेदार है। सही कह रहे हैं, दिक्कत ही यही है। मैं किसी को स्पेयर नहीं करता, लेकिन ये जो गवर्नेंस है, जो इन्फोर्स सर है, मैं जो ये कह रही हूँ, परमानेंट गवर्नमेंट, दिक्कत दे ही आर यही है कि, रिस्पॉन्सिबल, दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल। मेरा ये कहना है सर कि जब दिक्कत ही यही है कि कानून होने के बावजूद, सब कानूनों के मौजूद होने के बाद भी मजदूरों का उत्पीड़न नहीं रोका जा सका, मजदूरों के खिलाफ अत्याचार नहीं रोके जा सके, तो फिर इन यही कानूनों सिस्टम के की फेलियर है, अभाव में तो यही खुली छूट मिल ब्यूरोक्रेसी की जाएगी। फेलियर है, ये सिस्टम की फेलियर है, ब्यूरोक्रेसी की फेलियर है। ब्यूरोक्रेट्स अगर ये कहें कि इसके लिए कानून नहीं है हमारे पास काम करने के लिए, देन पॉलिटिकल सेट ऑफ गवर्नमेंट इज जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल। कानून होने के बाद अगर इन्फोर्स नहीं होता तो ये जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप गवर्नमेंट है, गवर्नेंस है, ये 200% इसके लिए जिम्मेदार है। तो कानून होने के, देश में बहुत सारे कानून ऐसे कानून हैं, लेकिन इन्फोर्स क्यों नहीं होता? इन्फोर्स होने के लिए कौन जिम्मेदार है? कानून इन्फोर्स, अगर एक बार अगर कोई बड़े नेता का कॉल किसी ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर के पास आ जाता है तो रातों रात सर काम हो जाते हैं। और आपने भी देखा है और हमने भी देखा है कि एक फोन पे किस तरीके से काम होते हैं। ये अच्छी अगर बात तो नहीं है ना, ये अच्छी बात तो नहीं है। देखिए अब, वर्तिका जी देखिए देखिए, ये है, अगर निष्पक्ष रूप से हमारा सिस्टम काम करे, मैं सिस्टम को दोषी कह रहा हूं, उसके इंडिविजुअल्स को नहीं, सिस्टम में जो भी बैठे हैं। इसलिए मैंने कहा कि जो सिस्टम बना, ये सिस्टम यही डिलीवर करता है। क्या बना इस सिस्टम में, कैसा मॉडल हमने खड़ा किया? हम 75 साल से काम कर रहे हैं और 4 दिन के लिए हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक गई तो इंडस्ट्री अगले दिन से भीख मांगने की स्थिति में आ गई कि हमारे पास वेतन देने के लिए पैसा नहीं, वो भीख मंगे हो गए सब। मजदूर अगले दिन से भूखा घूम रहा है। क्या प्रगति हुई है, क्या है ये? इसीलिए मैंने कहा कि जो सिस्टम बना है, जो एडवाइजर्स बने हैं, जो इस सारी व्यवस्था को चलाते हैं, आप 24 घंटे में ही बर्बाद हो जाते हो। सारे इंडस्ट्री चिल्ला रही हम वेतन देने की स्थिति में नहीं है। 75 सालों में क्या कमाया है? हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, कहां सपनों में? क्या खैर लगता तो वास्तविकता फिलहाल क्या जो है? माहौल है उससे तो यही लगता है कि तो सपने इसको बदला जाना हमारी चाहिए, इसके लिए वास्तविक वो लोग धरातल से जिम्मेदार होना चाहिए, काफी इसको दूर किसी को लगते हैं। जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। जी। मजदूर के मेहनत में तो कमी नहीं है। मजदूर के मेहनत में कमी नहीं है और जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। और एक प्लानिंग की भी जरूरत होती है। जब लॉकडाउन हुआ जी, था तो केवल 4 घंटे की यस। मोहलत दी गई थी। अब उस 4 घंटे में ब्यूरोक्रेट्स का कहना है कि वो 4 घंटे में क्या ही इंतजाम कर लेते हैं। और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच भी आपस में बहुत अधिक कोऑर्डिनेशन नहीं था उस समय कि केंद्र सरकार ने अगर राज्य सरकारों को ही अगर कॉन्फिडेंस में लिया हो, ऐसा भी उस समय नहीं दिखा था। और इस वजह से माइग्रेंट लेबर्स को बहुत बड़ी परेशानी का सामना उठाना पड़ा। ये लेकिन फिलहाल जानकारी हम बहरहाल, लोगों को नहीं है कि उनका जी कोऑर्डिनेशन नहीं था, सिस्टम नहीं था, जी अनप्लान था, ये जानकारी जी हमको नहीं है। जी। जी, यहाँ पे आपसे आखिरी सवाल हम ये जानना चाहेंगे कि अब आगे का रास्ता मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए, लॉकडाउन के परिस्थिति में, कोरोना वायरस की परिस्थिति में, श्रम कानूनों के अभाव में, अधिकारों के अभाव में आपको कैसा लगता है? और
देश का भविष्य मजदूरों को नाराज कर कैसा हो सकता है? आप आखिरी क्लोजिंग कमेंट। देखिए वर्तिका जी, हम किसी की कृपा पर नहीं है, हम हमारे पुरुषार्थ से हमने देश को भी खड़ा किया है। आज जो हमको अधिकार और हक हासिल हुए हैं वो हम लड़ करके लाए हैं, सेक्रीफाइस करके लाए हैं। हम दोनों मोर्चों पर लड़ेंगे। हम इस व्यवस्था को ये आगाह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि टकरा करके, संघर्ष करके आप हमको प्रोवोक मत करिए। हम जो भी, मैंने कहा, जो भी डेमोक्रेटिक मीन्स है उनको अख्तियार करके अपने अधिकारों को भी प्राप्त करेंगे। और इस लॉकडाउन के कारण जो हमारी अर्थव्यवस्था डगमगाई है, हम डबल पुरुषार्थ करेंगे, 2 गुना पुरुषार्थ करेंगे। हम इस अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाएं। हम सक्षम हैं, हम कर पाएंगे। 12 घंटे काम करने के आप पक्ष में हैं क्या? 12 घंटे मजदूरों को काम करवाया जाए? ऐसा है ना, हम 12 घंटे काम करेंगे तो हम 12 घंटे की मजदूरी लेते हैं। लेकिन देखिए क्या है, कुल मिलाकर के जो व्यक्ति कुल मिलाकर के एक पैसे की मशीन नहीं है। हम काम इसलिए नहीं करते कि केवल पैसा कमाना है, हम इसलिए काम करते हैं, देखो क्वालिटी लाइफ के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती है धरती पर। मैं मशीन की तरह काम नहीं कर सकता हूं, मैं रोबोट नहीं हूं। मुझे जो साइंटिफिकली तय है, जो हेल्थ के हिसाब से अनुकूल है, उतना ही काम करना चाहिए। अधिक काम कितने दिन हमसे करवाओगे? इसलिए हेल्थ को, हमारे स्वास्थ्य को, हमारे लाइफ को थ्रेट पहुंचाए ऐसा कोई भी अरेंजमेंट स्वीकार नहीं है। जी, ब्रजेश उपाध्याय जी, यहाँ एशियाविल हिंदी से बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे एक लंबी चर्चा रही आपसे और जाहिर तौर पर सरकार की जो नई पहल है उससे भारतीय मजदूर संघ भी खुश नहीं है और सरकार तक की बात जानी चाहिए। साथ ही में आप लोग भले ही जो एक मेमोरेंडम सौंपा गया है आईएलओ का भी उसके हिस्सा भले ही ना रहे हों, लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि आप अपने स्तर पर सरकार से बातचीत कर इस मामले को सुलझाने की कोशिश करेंगे। श्रम यहाँ पे ये श्रमिक संगठनों की मान्यता समाप्त होने के बाद में किस तरीके से आप लोग अपना रास्ता आगे देखेंगे, ये एक बड़ी चुनौती का विषय मजदूरों के लिए और भारतीय मजदूर संघ का के लिए रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करेंगे कि सरकार तक मजदूरों के हक की ये बात पहुंचनी चाहिए और सरकार को समझ में आना चाहिए कि इतने लंबे संघर्ष के बाद जो मजदूरों ने अधिकार पाए हैं वो एक झटके में खत्म नहीं किए जा सकते हैं, वो भी बिना किसी बातचीत के, बिना किसी को कॉन्फिडेंस में लिए हुए। हमारे साथ जो दर्शक यहाँ पे जुड़े हैं उनसे हमारी गुजारिश रहेगी कि आप इस बातचीत को जितना दूर हो सके उतना दूर पहुंचाइए, क्योंकि एक मजदूर जब देश को चलाता है, मजदूर जो गांव में वापस लौटा है, आज उसके सामने एक रोजी रोटी का जो संकट आ गया है, वो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो पहले से ही संकट में है उस पर एक बड़ा हम कहें कि परेशानी का बादल छा गया है, क्योंकि पलायन हुआ था शहरों की तरफ आर्थिक हालात को बेहतर करने के लिए और वापस मजदूरों को लौटना पड़ा है उसी गांव में जहां उसके लिए रोजगार के साधन बहुत अधिक मुहैया नहीं है। और जब अगर ये परिस्थिति बहुत देर तक चली तो वो दिन, अगर आपको लगता है कि हमें मजदूरों और गांवों और खेतों से क्या लेना देना है, लेकिन जो शहरों में रहने वाले लोग हैं उनको ये समझना चाहिए कि हमारी भारत के गाँव की अर्थव्यवस्था हमारे शहरों की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस देश की आर्थिक तरक्की के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और कारखानों में कोई कलपुर्जे अपने आप नहीं चलते हैं, इस देश को आगे प्रगति के पथ पर ले जाने वाले कारखानों के कलपुर्जों को मजदूर चलाते हैं और उन मजदूरों के हक को छीन कर आप उनको नाराज कर देश में शांति, स्थिरता और आर्थिक प्रगति और उन्नति बहुत अधिक नहीं तय कर सकते हैं। आज इसी के साथ हमारी बातचीत को हम यही विराम देते हैं। एशियाविल हिंदी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रजेश उपाध्याय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की जानकारी के लिए बने रहिए एशियाविल हिंदी के साथ। नमस्कार। धन्यवाद।